सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूजीसी पेपर वन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अभी तक हमारे जितने भी वीडियोस आए थे उसमें मैंने पेपर टू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पेपर वन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, राइट। और आज से हम लोग इसी पेपर वन के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन टॉपिक्स पे डिस्कशन शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होगा, ये हमारा टॉपिक डिस्कशन होगा, ठीक है। यानी कि हम ईच एंड एवरी टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक जो रहेगा, सबसे पहले तो हम पेपर वन के जितने भी टॉपिक्स हैं हम पूरे उनको डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हर एक टॉपिक का जो उसके कंटेंट्स है उसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी समय गवाए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज हमारा जो पेपर वन का जो टॉपिक रहेगा जिसमें हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो सिलेबस रहेगा एंड देन उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कई सारे हमारे सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, तो हम बारी बारी से हर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो पेपर वन है इसमें कितने टॉपिक्स हैं और इनको हम कैसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं पहले अपने सिलेबस से। तो पेपर वन का जो हमारा सिलेबस होता है उसमें हमारे कुल मिला के 10 टॉपिक रहते हैं, राइट। इन 10 टॉपिक्स में से हमारा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे तो सभी टॉपिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन चूँकि टाइम कम है तो हमारा इसमें जो फोकस होगा इन सभी 10 टॉपिक्स में से मैंने सभी 10 टॉपिक्स को लिख लिया है, जिसमें से मैं सिलेक्ट करके आपको बताऊंगा कि किन टॉपिक्स को हमें फोकस करना है, राइट। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा सबसे पहला टॉपिक है। इसमें हमें टीचिंग से रिलेटेड जितने भी इस चीज़ें होती हैं हमें उसको देखना होता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा है कॉम्प्रीहेंशन, यानी एक अनसीन पैसेज रहेगा और उस पैसेज को पढ़ के हमें उस पैसेज के बेसिस पे हमें 4-5 क्वेश्चन के आंसर हमें देने होते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन में आपका आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग के रेस्ट ऑफ रीजनिंग के कुछ सवाल रहते हैं। फिर उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि हमें कोई पाई चार्ट दे दिया जाएगा या फिर कोई एक सेट ऑफ टेबल फॉर्म में एक डेटा दे दिया जाएगा, या हिस्टोग्राम, बार चार्ट है, इस तरह का चीज़ें हमें दे दी जाएंगी, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम इस पेपर वन के जो हमारा सीरीज़ रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम ये सबसे पहले देखेंगे कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के तहत कितने हमारे सब टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के तहत हमारे सबसे पहला सब टॉपिक देखने को मिलता है वो है एजुकेशन, जिसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद टीचिंग कंसेप्ट, यहाँ पे टी है, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, learner characteristic of adolescent and adult learners, academic, social, emotional and cognitive,
एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर उसके बाद चौथा है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड्स ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड आईसीटी या आईसीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड और आखिर में है इवैल्यूएशन सिस्टम। राइट, तो ये है। अब हमारा पहला जो सब टॉपिक निकल के आता है एजुकेशन और टीचिंग है। राइट, तो अब एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड हमारा जो डिस्कशन होगा वो हम इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा एजुकेशन में आता है इसमें सबसे पहला हमारा देखने को मिलता है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ। पहला जो हमारा टॉपिक निकल के आता है वो है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन और इसकी मीनिंग। अब डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन में ये आता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने जीके चेस्टरटन ने एजुकेशन के बारे में कहा है कि एजुकेशन इज़ सिंपली द सोल ऑफ सोसाइटी एज इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, है ना। फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने टीचिंग के बारे में कहा है कि टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन दैट शेप्स द कैरेक्टर कैलिबर एंड फ्यूचर ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल and just society for promoting national development. The Global Education Development Agenda, reflected in Sustainable Development Goal 4 of the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by India in 2015, seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. तो इसका मतलब ये है कि जो SDG 4 का जो हमारा SDG 4 जो है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे गोल्स रखे गए हैं तो उसका एजेंडा यही है कि उसके तहत हम एजुकेशन को अपने कंट्री में प्रमोट करेंगे। राइट, और ये हमें मुहैया कराता है फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाता है इसके रिगार्डिंग इस का डेफिनेशन और इस एजुकेशन की मीनिंग हमें निकल के आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशन सेक्टर। तो मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशन सेक्टर इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन हमें देखने को मिलता है ना। मतलब फ़िलासफ़ी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो अप्रोचेस एजुकेशन सेक्टर में हमें जो देखने को मिलता है थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस एंड यहाँ पेज खाली, यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन इसमें क्या बताया है। पहला है वाई यानी क्यों।
दूसरा है हाउ, यानी कैसे, और तीसरा है व्हाट, यानी कि क्या। ठीक है, तो जब भी हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे जो होता है 3 बेसिस ऑफ एजुकेशन, तो ये हमारे एजुकेशन सेक्टर का पहला अप्रोच है। ठीक, एज पर द वेस्टर्न फिलोसफी सोक्रेटिस कंसिडर टू बी द फादर ऑफ एजुकेशन। वेस्टर्न फिलोसफी के हिसाब से अगर बात करें तो सुकरात जो थे उन्हें शिक्षा का पिता कहा जाता है। ठीक है, सुकरात को शिक्षा का पिता कहा जाता है वेस्टर्न फिलोसफी के हिसाब से अगर मैं बात करें। फिर दूसरा अप्रोच हमें एजुकेशन में देखने को जो मिलता है वो हमारा जो है वो हमारा आइडियलिज्म है, यानी आदर्शवाद। आइडियलिज्म, राइट। ये क्या है? लेट्स लुक एट द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द फिलोसफी दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ एजुकेशन। द वर्ड आइडियलिज्म हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम आइडियल। ये जो वर्ड आइडियलिज्म है ये आइडियल शब्द से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है माइंड एंड सेल्फ दैट रिफ्लेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, मतलब आदर्शवाद जो है आदर्श से निकला है। आदर्श का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जो कि एक फेवरेबल होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे हम आदर्शवाद कहते हैं या फिर उसे हम आदर्श कहते हैं, राइट। तो जैसे द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे ये कहा जाता है कि जो वर्ल्ड है ना वो उसके जो सेंटर, जो दुनिया है संसार है उसके सेंटर में जो है गॉड है। यानी कि जो दुनिया है वो सिर्फ भगवान के मर्जी से चलती है और भगवान की अगर इच्छा हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एजुकेशन का दूसरा हमें अप्रोच देखने को मिलता है वो आइडियलिज्म। तीसरा अप्रोच हमें देखने को मिलता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म नेचुरलिज्म इसका मतलब होता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये आइडियलिज्म के बिल्कुल खिलाफ होता है। मतलब ये कहता है कि नेचर एलोन रिप्रेजेंट्स द इंटायर रियलिटी। जो प्रकृति होती है वही पूरे जो वही जो है पूरी प्रकृति को वो रिफ्लेक्ट करती है, रियलिटी को दिखाती है। ठीक है, और नेचुरलिज्म से जुड़े हुए कुछ इसके प्रोटैगनिस्ट अगर हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें हैं रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरे हैं रूसो, तीसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, तो ये तो नेचुरलिज्म से जुड़े हुए कुछ प्रोपोनेंट रहे जो इसको बढ़ाए थे। जो हमारा आइडियलिज्म से जो पिछला अप्रोच था आइडियलिज्म का, उससे जुड़े हुए कुछ प्रोपोनेंट की बात करें तो उससे जुड़े हुए जो प्रोपोनेंट थे आइडियलिज्म के बारे में, जो आइडियलिज्म को यानी आदर्शवाद को सपोर्ट करते थे एजुकेशन सेक्टर में, वो थे आपके फ्रॉबेल कांट, दूसरे हैं स्वामी दयानंद, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ,
स्वामी दयानंद, तीसरे हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है, श्री अरबिंदो। तो ये आइडियलिज्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने आइडियलिज्म का जो एजुकेशन अप्रोच है उसको सपोर्ट किया था। फिर चौथा जो अप्रोच आता है वो है आपका प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मतलब होता है, प्रैग्मेटिज्म बेसिकली इसकी बात करूँ तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस और एक्शन, राइट। प्रैग्मेटिज्म ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस और एक्शन। यहाँ पे यूटिलिटी पे हम फोकस ज़्यादा करते हैं, हमारा जो फोकस होता है वो यूटिलिटी पे फोकस होता है, जहाँ पे यूज़फुल इज़ गुड एंड वॉट एवर इज़ गुड इज़ यूज़फुल, इस चीज़ पे बात किया जाता है। यानी कि जो यूज़फुल है, जो काम का चीज़ है वो गुड है, मतलब अच्छा है, और जो गुड है वो यूज़फुल है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़, ये फिलॉसफी यहाँ पे ही काम करती है। प्रैग्मेटिज्म फोकस ऑन एक्टिविटी और डूइंग, देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की कोई यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मानी गई है। ट्रूथ इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये माना जाता है कि जो सच्चाई होती है, ये सत्य होता है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो ये तो प्रैग्मेटिज्म की फ़िलॉसफी हो गई। इस फ़िलॉसफी से जुड़े या इस अप्रोच से जुड़े हमें कुछ अगर नाम अगर बताएं तो इस फ़िलॉसफी से जुड़ा सबसे पहला नाम हमारा आता है जॉन डीवी है, जॉन डीवी। दूसरा है किलपैट्रिक, तीसरा है मीड। ये प्रैग्मेटिज्म से जुड़े हुए लोग हैं। चौथा है फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म जो कि है, कंस्ट्रक्टिविज़म बात करता है कि द लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो लर्नर होता है वो नॉलेज के बारे में अपनी तरफ से खोजबीन या जो भी उसकी तरफ से एफर्ट होना होता है वो करता है, कंस्ट्रक्टिविज़म कंस्ट्रक्ट करता है। और इससे जुड़े हुए जो फेमस हमें देखने को मिलते हैं व्यक्ति, वो हैं जीन पिगेट। दूसरे हैं जेएस ब्रनर, जेएस ब्रनर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिविज़म से जुड़ा हो गया। फिर और और अप्रोचेस की बात करें तो एक ह्यूमनिज़म भी है। ह्यूमनिज़म बेसिकली बात कर रहा है कि रीजनेबल बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड रिगार्ड्स ह्यूमन एज सेंटर एंड द मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ह्यूमनिज़म, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस रहता है
ह्यूमनिज्म इज अ रीजनेबल बैलेंस, ह्यूमनिज्म इज अ रीजनेबल बैलेंस इन लाइफ एंड रिगार्ड्स ह्यूमन एज द सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर ह्यूमनिज्म बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमनिज्म सिंपल सी बात है कि ये इस फिलॉसफी पे काम करता है कि जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनके हित सुरक्षित रहने चाहिए, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो सेफ रहने चाहिए और लोगों वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो ये ह्यूमनिज्म के अप्रोच का बताती है। और इससे जुड़े हुए हमें जो फेमस नाम देखने को मिलते हैं वो हैं, अच्छा ह्यूमनिज्म की एक और चीज़ है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे काम करती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए जो फेमस नाम है वो हमारे कार्ल रॉजर्स हैं, कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो, एब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो ये ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी होगी कि यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे और ह्यूमन की जो इंटरेस्ट है और उसके वेलफेयर के उस पे काम किया जाता है। और इस फिलॉसफी से, इस अप्रोच से जुड़े हुए, इस अप्रोच पे काम करने वाले कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो नाम के दो विद्वान थे। राइट, अगला जो हमारा अप्रोच निकल के आता है वो रैशनलिज्म का है। ठीक है, रैशनलिज्म नाम से ही लग रहा है कि ये एजुकेशन में रैशनलिज्म की ज़्यादा बात करता है, यानी कि कॉन्सेप्ट और नॉलेज की ज़्यादा ये बात करता है रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म जो हमारा होता है, रैशनलिज्म क्लेम्स देयर आर सिग्निफिकेंट वेज थ्रू विच आवर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज गेन इंडिपेंडेंटली थ्रू आवर सेंस एक्सपीरियंस। तो ये बात करता है कि जो हमारी सेंसेस होती हैं उसके थ्रू हमें जो नॉलेज होती है, हम जो नॉलेज गेन करते हैं वो जो है एक अहम रोल प्ले करती है हमारे, यानी कि रैशनलिज्म अप्रोच हमारा इस चीज़ पे वर्क करता है, नॉलेज थ्रू सेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा अगला अप्रोच आता है वो आता है एम्पिरिसिस्ट। एम्पिरिसिस्ट इसका ये मानना है कि एक्सपीरियंस आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आवर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज, यानी कि ये भी एक्सपीरियंस की बात करता है कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं या जो हमें एक्सपीरियंस होता है, दीज आर दी अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आवर नॉलेज। यानी ये जो है एक्सपीरियंस को ज़्यादा फोकस करता है। इसके बाद हमारा अगला अप्रोच आता है वो है आपका एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म इसका ये मानना है कि ये फिलॉसफी जो मानती है ये इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टेंस है उस पर ज़्यादा फोकस करती है, यानी कि जो इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टेंस है उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। राइट,
ये उसके ऊपर ज़्यादा काम करती है और ये उसको ज़्यादा अहमियत देती है। और ये इस बात पे भी बात करती है कि जो इंडिविजुअल होता है, वो हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिक होता है और जब वो आइसोलेशन में रहता है तब वो हॉस्टाइल और मतलब इनडिफरेंट होता है, राइट। मतलब उसका एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। तो ये इस चीज़ पे बात करता है, यानी कि ये व्यक्ति के जो उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में है, तो वो इस चीज़ के बारे में बात करता है। ठीक, एग्जिस्टेंशलिज्म। तो ये इसका ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा जो अगला आता है अप्रोच, वो है आपका बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म, राइट। इसमें आपके दो सब चीज़ सब क्लासेस होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ इफेक्ट और दूसरा होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट, दूसरा होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि जो इफ री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करता है। लॉ ऑफ इफेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। प्लेजर्स एंड पेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रीवियस बिहेवियर डिसाइड्स आवर फ्यूचर बिहेवियर। ठीक है। तो ये कहता है कि जो ये कहता है कि जो हमारा प्रीवियस बिहेवियर का जो पेन और रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे फ्यूचर बिहेवियर के ऊपर डिसाइड करते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहता है कि जो रिपीटिंग अ कंडीशनड रिस्पॉन्स वुड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। इन अदर वर्ड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मन परफेक्ट। ये प्रैक्टिस की बात करता है, राइट, एक्शन की बात करता है। सॉरी, ये प्रैक्टिस की बात करता है। और ये जो है जो हमारा पेन्स है या रिजल्ट्स जो भी है, तो उसका जो हमारा एक्शन हुआ है उसके ऊपर बात करता है। ठीक है, ये बेसिकली बिहेवियर बेस्ड है। तो इस तरह से मैंने आज इसके देखा। इसके अलावा दो और अप्रोच है एजुकेशन के सेक्टर में जो हमें डिस्कस करना रह गया है। एक है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और दूसरा है एक्लेक्टिक फिलॉसफी। ये बात करता है होल ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। और दूसरा है एक्लेक्टिक फिलॉसफी। ये कहता है कि एक फ्यूज़न ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेस। फ्यूज़न ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ठीक, तो ये हमारा हो गया है। तो
आज के इस पेपर वन की सीरीज़ के लिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और सलामत रहिए, और आपसे मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।